देखो, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका अकाउंटिंग प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि बहुत सारा जेन्युइन काम भी एनपीओ में होता है और बहुत सारा झोल वाला काम भी एनपीओ में होता है। राइट। दोनों चीज होता है। झोल वाला काम क्या होता है कि एनपीओ में पैसा आता है, वहां से वो लोग टैक्स बचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास 50 लाख रुपया है, तुम किसी एनपीओ में दिया 50 लाख, वो तुमको 50 लाख, सॉरी, तुम 50 लाख रुपया कैश नहीं, 50 रुपये एनपीओ में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, वो तुमको 50 लाख कैश दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा बुक्स में डोनेशन हो गया 50 लाख का, तो तुम्हारा 50 लाख पे टैक्स बच जाएगा। राइट। तो ये वाला काम भी एनपीओ में बहुत होता है। एनपीओ में बाहर का बहुत गलत पैसा भी आता है, जो गलत काम में यूज होता है अपने देश में, और एनपीओ में बहुत जेन्युइन काम भी होता है। तो एनपीओ का अकाउंटिंग पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने लेवल पे, अपने जो एनपीओ का अकाउंटिंग करेगा वो बहुत बेसिक अकाउंटिंग है। अपने समझेगा कि जो एनपीओ है वो अपना बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनाते हैं। कोई भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता, उसका काम होता है सेवा देना। राइट। तो इसीलिए अपने एनपीओ का जो भी पैसा साल में आता है उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलता, उसको अपने सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। सरप्लस मतलब इतना रुपया इस साल में और बच गया, और डेफिसिट मतलब इतना रुपया इस साल में और कम हो गया। ठीक है। और जो तुम्हारा साल के एंड में अपने पास जो भी रुपया है नहीं है, तो उसका अपने एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, मतलब देखता है कि अपने पास क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। बस अपने जो अपना साल का सरप्लस या डेफिसिट निकालता है उसको प्रॉफिट लॉस नहीं बोलता, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बोलने से थोड़ा कमाई वाला इंटेंट हाईलाइट होता है, यहाँ कमाई वाला इंटेंट है नहीं। इसको छोड़ के एनपीओ का जो अकाउंटिंग है और जो अपने नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसमें कोई खास फर्क है नहीं। एनपीओ में होता क्या है कि अपने तीन चीज़ें बनाते हैं। एक हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा अकाउंट जिसमें जितना पैसा आ रहा है वर्सेस जितना पैसा जा रहा है उसका अपने अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो वो हो गया तुम्हारा कैश बुक की तरह। एक होता है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम साल में कितना रुपया कमाया, कितना रुपया खर्चा किया, तो वहाँ से आता है कि तुम्हारा साल का सरप्लस कितना है या डेफिसिट कितना है। और फिर एक होता है तुम्हारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा एसेट लायबिलिटी का एक हिसाब किताब। ये तीन चीज़ें अपने एनपीओ में बनाते हैं। अच्छा, एनपीओ में बहुत सारा पैसा आता है, तो वो पैसा अलग अलग नाम से आता है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि फंड क्या होता है। ठीक है, अगर तुमने किसी संस्था को लाख रुपया दिया, मानो तुमने कोई गौशाला में लाख रुपया दिया, ठीक है, ऐसे ही दे दिया, तुमने कुछ बोला नहीं, तो वो लाख रुपया वो लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? कोई भी काम में, कोई भी काम में कर सकते हैं। अभी मानो तुमने लाख रुपया दिया, तुमने बोला इसका इसका अपने को शेड्स बनवाना है, मतलब कि भाई बारिश में गाय वाय जो ऐसी घूमती रहती हैं, अपने को उसका शेड बनवाना है। राइट। तो ये तुमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि काम शेड में ही लगना चाहिए। राइट। तो जब तुम उसको लाख रुपया दिए और बोले कि भाई ये लाख रुपया जो है शेड में ही लगना चाहिए, तो सामने वाले को लाख रुपया अलग रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा ना। तो वो अलग से एक ड्रॉअर में लाख रुपया रख देगा, बोलेगा इसका तो अपने को शेड ही बनवाना है। और एक और लाख रुपया आया, उसने कुछ बोला नहीं, तो वो लाख रुपया वो अपना नॉर्मली गल्ला में डाल दिया कि ये रुपया अपने कोई भी काम में लग सकता है। ये बात तो एकदम क्लियर है। तो जो रुपया अपने अलग से साइड किया, तो अपने नहीं बोलेंगे कि ये रुपया शेड के लिए है, तो ये रुपया शेड के लिए, इसी को क्या बोलेंगे? काऊ शेड फंड। यही तो हुआ कि शेड फंड है। तो ये स्पेसिफिक है ना, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। एंड जो पैसा किसी के नाम के लिए नहीं है, ऐसी दे दिया, वो हो गया जेनरिक फंड। तुमने किसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया दिया, हॉस्पिटल वाले को बताया नहीं, तो हॉस्पिटल वाला उस 5 लाख रुपया से कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुमने बोला कि यार ये 5 लाख रुपया से अपना एक्सरे का मशीन से आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरे फंड में वो 5 लाख रुपया जाएगा। ठीक है,
तो कोई भी फंड अगर पहले से कोई बता दे कि ये इस काम में आएगा, तो अपने उस रुपया को उस फंड में डाल देते हैं। और कोई अपने को नहीं बताए तो अपना उसको जेनरिक फंड या कैपिटल फंड में डाल देते हैं। दिस इज वन सिंपल थिंग जो अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनपीओ में पैसा आता कहाँ से है? मेनली जो भी पैसा आता है वो दान दक्षिणा का ही आता है, मतलब डोनेशन का पैसा आता है। तो अपने को उसका अकाउंटिंग करना है। अच्छा, कुछ कोई आदमी पैसा दिया, बोला कि भाई ये पैसा डेली का साफ सफाई के लिए है, कि भाई ये पैसा लो, महीना का 50,000 रुपया, आप इससे सफाई का काम करवा लेना, हॉस्पिटल को पूरा साफ वाफ करवा लेना। तो वो कैसा फंड हुआ? वो हुआ तो स्पेसिफिक फंड, एकदम पक्का बात है, स्पेसिफिक फंड हुआ, लेकिन वो पैसा अपना डेली का काम में आएगा, राइट। तो उसको अपने इनकम एक्सपेंडिचर में ले लेगा, क्योंकि वो पैसा अपना डेली काम में आ रहा है, राइट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा आइटम जाता है? जो पैसा अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम में लग रहा है, ठीक है। लेकिन मानो वही, ये भी स्पेसिफिक ही है, लेकिन डेली काम में आ रहा है। लेकिन वही मानो कि अगर कोई रुपया आया कोई एक्सरे मशीन के लिए, कोई दूसरा मशीन के लिए, तो वो तो लॉन्ग टर्म काम का चीज़ है, तो उसको अपने बैलेंस शीट में ले लेगा, ठीक है। तो फंड को अपने इनकम एक्सपेंडिचर में लेगा या बैलेंस शीट में, डिपेंड करता है कि उसका यूसेज क्या है। लॉन्ग टर्म यूसेज है तो बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म यूसेज है तो इनकम एक्सपेंडिचर। अगर कुछ भी नहीं बोला तो, राइट, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट कुछ भी नहीं बोला तो कोई अगर छोटा अमाउंट दिया इनकम एक्सपेंडिचर में ले लेंगे, बड़ा अमाउंट दिया तो वहाँ पे ले लेंगे। समझ में नहीं आ रहा है छोटा है बड़ा है क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अपने अज्यूम करके अपने को जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे, ये अपने आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एनपीओ में जो जॉब करते हैं उनको सैलरी कौन देता है? एनपीओ देते हैं। तो एनपीओ में सैलरी करे तो पैसा कौन देगा? एनपीओ देगा। पैसा आता कहाँ से है भाई? क्या तो डोनेशन का पैसा है, या एनपीओ में भी अगर इनकम जनरेट हो रहा है, जैसे मतलब गौशाला ही है तो गाय है तो दूध तो देगी, ये थोड़ी एनपीओ की गाय तो दूध नहीं देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। बुक्स मुनीम जी मेंटेन करते हैं, राइट, मतलब अकाउंटेंट होता है वो बुक्स मेंटेन करता है। तो बहुत सारा ना पैसा भी तो आ जाता है, मतलब गौशाला ही है तो फिर गाय से गोबर से सबसे पैसा आता ही है। हॉस्पिटल ही ले लो, तो भले ही मानो बहुत सारा हॉस्पिटल है जो चैरिटेबल टाइप का है, अपने बगल में अगर अपने देखे तो विशुद्धानंद है, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी है, मातृमंगल है, ये सारा जो है तुम्हारा एनपीओ टाइप का हॉस्पिटल से। लेकिन पैसा तो लेता ही है ये लोग भी, पूरा फ्री तो नहीं है, तो कुछ तो पैसा आता ही है, तो वहाँ से खर्चा चलता है हॉस्पिटल का, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा करुणामय के पास एक शायद आनंद लोक करके एक हॉस्पिटल है, सुना है नाम तो लो? नहीं सुना? ओके। एनपीओ प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन जनरली एनपीओ क्या तो प्राइवेट होता है या गवर्नमेंट फंडेड होता है। गवर्नमेंट का एनपीओ ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का ही कुछ है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वैसा कुछ हो गया। एनपीओ जनरली क्या तो प्राइवेट होता है या फिर गवर्नमेंट फंडेड होता है, गवर्नमेंट उसको पैसा वैसा देती है, वैसा कुछ भी, ठीक है। तो तुम लोगों का कोई मन हो अगर सेवा वेवा करने का तो बताना, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है। पैसा इज़ नॉट ए इशू, क्योंकि पैसा देने वाले बहुत लोग हैं समाज में, लेकिन अपने कभी भी पैसा देते हैं, तुम लोग खुद ही देख लो ना। आज तुम्हारे पास कोई भी आदमी रास्ता में तुमको बोल रहा है कि मेरे को 20 रुपया चाहिए खाना खाना है, तो तुम्हारे मन में 20 रुपया देना है उसको लेके दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मन में सवाल ये आता है कि ये खाएगा या पिएगा, एंड वहाँ पे तुम्हारा हाथ रुक जाता है। लेकिन तुमको ये समझना चाहिए कि पीना भी ज़रूरी है। भाई आज अपने पिए तो ठीक है, और भाई पिए तो भाई तुम क्यों पी रहा, खाओ, तुमको पीना नहीं है, राइट। तो अपने को, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा अपने को नहीं सोचना चाहिए। अगर अपने 5 जन को पैसा दे रहे हैं, उसमें से 4 जन मानो पैसा वेस्ट भी कर रहे हैं तो ठीक है।
अगर अपने किसी को भी नहीं देगा तो कम वो एक जन तो पीछे छूट जाएगा ना, जिसका जेन्युइन नीड है। तो अगर तुम्हारा सामर्थ्य है, मतलब जो पैसा तुम दे रहा हो वो तुम्हारे लिए अगर इमटेरियल है, और तुम अगर सर्टेन नहीं है कि सामने वाला गलत ही आदमी है, अगर तुम सर्टेन है, उसका शकल से, उसका हरकत से लग गया कि ये बदमाश ही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम डाइसी है, यू आर नॉट श्योर, तो जो पैसा तुम दे रहा है या जो भी सामान तुम दे रहा है वो इमटेरियल है, तो तुमको हेल्प करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारा लोग छूट जाएगा इसको जेन्यून नीड है हेल्प का। फर्दर अपने कभी भी हेल्प करें तो अपने को हमेशा समाज का नहीं, अपना घर परिवार का भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फैमिली में जो लोग हैं वो कहीं दूसरा से मांगने नहीं जाएगा। तो वो लोग का प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि वो लोग मांग भी नहीं सकता, और वो लोग की दिक्कत भी है, वहाँ ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बाहर वाला तो मांग के भी कर लेते हैं। जैसे मानो कि देर आर पीपल जिनको क्राउड फंडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। क्राउड फंडिंग कि भाई किसी को अगर मानो मेडिकल नीड है, 5 लाख रुपया चाहिए, तो 5 लाख रुपया अगर उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अपने किसी से मांग के इलाज कराते हैं, इलाज तो कराना ही होगा। तो देयर इज़ वन ऑप्शन क्राउड फंडिंग, मतलब देयर आर वेबसाइट, जैसे मिलाप है, वैसे और भी वेबसाइट है, तो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एंड वहाँ पे क्या होगा, पीपल विल फंड फॉर यू। तो तुम फिर वहाँ पे यू कैन स्प्रेड द न्यूज अमंग योर नियर डियर वंस, या बाकी लोगों में भी, या वो लोग उस पर प्रोमो भी रन करते हैं, तो वहाँ लोग फिर पैसा देते हैं, जिससे कि एक पब्लिक से पैसा आ जाता है और ट्रीटमेंट हो जाते हैं। दीज आर द थिंग्स, ये अपने किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ये केस हुआ था, रिछड़ा में किसी का तो एक्सीडेंट हो गया था, उसको पैसा चाहिए था अच्छा खासा। सो ही आग्स में कि क्या करें। सो उसको क्राउड फंडिंग के बारे में नहीं पता था, या उसको मन में थोड़ा डर वर था, तो यही सजेशन उसने किया और वहाँ से अच्छा खासा पैसा आ गया। तो ये सब चीज़ हैं, तो अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी जैसे मेरे को रिसेंटली काफ़ी टाइम से पेंडिंग है कि वृद्धाश्रम में जाके कुछ करना है जेन्युइनली। तो अगर तुम लोग के आसपास में कुछ वैसा हो तो मेरे को बताना, अपने संडे को प्लान बना के चलेंगे। या तुम लोग को कुछ भी लगता है कि सोसाइटी में दिस इज द एरिया अपने कुछ कर सकते हैं, डू लेट मी नो। अपने सब मिल के कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, है ना। बाहर वाला का भी फंड नहीं होगा, अपने मिल के भी कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली बाहर वाला तो है ही। तो अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए, वी शुड पे बैक टू सोसाइटी। मतलब आज अपने जो भी है समाज से ही है, राइट। तुम सोचो अपना जन्म पाकिस्तान में हो जाता तो मुश्किल हो जाता ना। तो अपने सोसाइटी से ही है, तो अपने से समाज है, समाज से अपने हैं, तो वी शुड पे बैक टू सोसाइटी। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। चलो अभी एनपीओ में अपने क्या क्या काम करेंगे देखो। एनपीओ का जो फाइनल अकाउंट बनेगा, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट का भी होता है, ओपनिंग डेट का भी होता है। एज ऑन क्लोजिंग डेट, एज ऑन ओपनिंग डेट। सरप्लस और डेफिसिट। तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बोल बोल। जैसा कि इसका नाम है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रिसीट का मतलब क्या हुआ?
जो भी पैसा आया, पेमेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी पैसा गया, ठीक है। अब जो भी पैसा, अगर वो पैसा तुम्हारा फिक्स एसेट पे गया या सैलरी पे गया, उससे मतलब नहीं। कैश बुक में अपने भेदभाव करते हैं क्या कि ये रेवेन्यू का पैसा है तो कैश बुक में आएगा, ये कैपिटल का है तो नहीं आएगा, नहीं ना। तो वैसे ही रिसीट एंड में सारा पैसा आता है, चाहे वो रेवेन्यू का हो चाहे वो कैपिटल का हो। तो इसका सबसे ऊपर में हो जाता है टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक, और यहाँ लास्ट में होगा बाई बैलेंस सीडी, कैश और बैंक। जितना भी रिसीट्स है वो यहाँ पे आएगा, ऑल रिसीट्स, मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और जितना भी पेमेंट है वो यहाँ पे आएगा, ऑल पेमेंट्स, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी काम है, इसमें माथा ही नहीं लगाना। पैसा आया तो रिसीट साइड में, पैसा गया तो पेमेंट साइड में, बस इसमें यही करना और कुछ भी नहीं करना। अगर मानो एनपीओ में ना तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है बहुत बार। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो, जैसे क्लब है तो क्लब में लोग एज ए मेंबर सब्सक्राइब करते हैं खुद को। हो सकता है कोई तुमको 5 साल का मेंबरशिप का पैसा एक बार में दे दिया, मे बी पॉसिबल। तो रिसीट पेमेंट में 1 साल का पैसा आएगा कि 5 साल का आएगा? 5 साल। जो भी पैसा है, आने वाला साल का, पुराना साल का, इस साल का, अगला जन्म का, पिछला जन्म का, अगर पैसा आया तो रिसीट में आएगा, और पैसा गया तो पेमेंट साइड में आएगा, प्लेन एंड सिंपल। इसके बाद है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। एक्सपेंडिचर, पीएल में भी तो यही होता है, खर्चा लेफ्ट साइड में आता है, राइट। तो एक्सपेंडिचर, इनकम, ये अमाउंट का 2 कॉलम। अब सारा खर्चा लेफ्ट साइड में, सारा कमाई राइट साइड में। बट ध्यान रहे, ये बनता है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर का ही इसमें आएगा, आने वाला साल का नहीं आएगा। तो अगर तुमको सब्सक्रिप्शन 5 साल का मिला
तो इसमें कितना साल का आएगा? 1 साल का। तुमने सैलरी 2 साल का दिया, तो इसमें 1 साल का आएगा। देखो एक्सपेंडिचर, टू सैलरी फॉर द पीरियड। ये सब इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, ये सारा। ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारा इवेंट भी होता है। जैसे क्लब है, तो कभी सैटरडे डिनर का प्रोग्राम हो गया, कभी कोई फंक्शन हो गया। तो ऐसा कोई भी इवेंट में अपने मेंबर्स लोगों से कलेक्शन लेते हैं, राइट। 100 रुपया, 50 रुपया, जैसे मानो भी टीचर्स डे था, तुम लोग सबसे पैसा उठाया और तुम लोग खर्चा किया, राइट। तो होता क्या है कि कोई भी ऐसा इवेंट में क्या तो जितना रुपया उठाया उतना खर्चा हो गया, या हो सकता है कुछ बच जाए या कुछ पास से लग जाए। तो अगर लग गया पास से तो उसको बोलेंगे डेफिसिट, और अगर बच गया तो उसको बोलेंगे सरप्लस। तो टू डेफिसिट फ्रॉम एनी इवेंट। उसके बाद टू डेप्रिसिएशन, एनपीओ में भी तो फिक्स एसेट होता है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बाई सब्सक्रिप्शन, अगेन फॉर द पीरियड। तुम लोग को फाइनल अकाउंट में याद है अपने एक्सपेंस अकाउंट बनाते थे, उसमें आउटस्टैंडिंग होता था, प्रीपेड होता था। तो वैसे ही एनपीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है। फ़र्क ये है कि जो एक्सपेंस अकाउंट होता था वो खर्चा होता था, सब्सक्रिप्शन एनपीओ में कमाई होते। सेम चीज। बाई डोनेशन, तो कौन सा डोनेशन? जो रेवेन्यू नेचर का है, राइट, ऑफ रेवेन्यू नेचर। बाई एंट्रेंस फीस, अगेन जो तुम्हारा रेवेन्यू नेचर का है। बाई सरप्लस फ्रॉम एनी इवेंट। डेफिसिट था तो लेफ्ट साइड, सरप्लस है तो राइट साइड। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, जो भी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अच्छा, यही अगर उल्टा होता तो क्या होता? बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हो जाता। नहीं, उसमें सारा जा रहा है। क्या बोल रही हूँ? जो भी पैसा आया गया वो सब उसमें जाएगा। रिपेयर हो चाहे मशीन खरीदा हो,
सारा रिसीट पेमेंट में आएगा। ठीक है। अभी लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम। ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम। फर्स्ट वन, डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब कहीं से सरकार से डोनेशन मिला या किसी से डोनेशन मिला। ठीक है। अमाउंट क्या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। क्या बड़ा है क्या छोटा इज नॉट डिफाइंड एनी वेयर। इसको अपने क्या बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, लॉ वाला चीज। तो अगर ये बड़ा होगा, वापस इसमें दो बातें, या तो ये स्पेसिफिक होगा या जेनरिक होगा। तो अगर स्पेसिफिक होगा तो एस एफ, जेनरिक होगा तो सी एफ, और अगर छोटा है तो आई। एस एफ का मतलब स्पेसिफिक फंड, सी एफ का मतलब कैपिटल फंड, और आई का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। सेकंड वन, लीगेसी। किसी के दादाजी पैसा छोड़ के गए हैं, वैसा कुछ। स्पेसिफिक, अब दादाजी छोड़ के जाएंगे तो कुछ बड़ा ही छोड़ के जाएंगे, है ना। जनरल, स्पेसिफिक होगा तो एस एफ, जनरल होगा तो सी एफ। थर्ड वन, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड मतलब कि तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 करोड़ रुपया दे दिया, और उस रुपया से जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको अपने कहीं पे काम पे ले रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडोमेंट फंड। अगेन, क्या तो स्पेसिफिक होगा या जनरल होगा। इंडोमेंट का मतलब वो पैसा जो अपने एक एक क्या तो कॉमन पूल बनाते हैं या एक पैसा कहीं पे लगा दिए। अब उस पैसा से जो रिटर्न आ रहा है वो पैसा, मतलब रिटर्न मतलब जैसे मानो 10 करोड़ मैंने बोला लगाया, उससे 10% का ब्याज आ रहा है, तो साल का 1 करोड़ आ रहा है। वो 1 करोड़ से अपने कोई भी सेवा का काम कर रहे हैं, उस टाइप का फंड को बोलते हैं इंडोमेंट फंड। अगर ये स्पेसिफिक है, एस एफ, जनरल है, सी एफ। इसका एग्जाम्पल यही है, आई मीन जैसे डोनेशन का तुम बोले कि एग्जाम्पल है ना,
तुम समझी मैं क्या बोल रहा हूँ? देख, डोनेशन और एंडोमेंट में फ़र्क क्या होता है? डोनेशन मतलब तुम पैसा दे दिया, बात खत्म। एंडोमेंट मतलब तुम पैसा दिया है, उस पैसा से जो पैसा जनरेट हो रहा है, उससे तुम काम में ले रहा है उसको। तुम कौन है? हाँ भाई, नहीं तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ करना है वो सारा चीज़। तेरा मन है कुछ देने का? एंट्रेंस फीस? बड़ा? CF? छोटा? आई? लाइफ मेंबरशिप फीस? विजय कैलकाटा क्लब है, अगर तुमको वहाँ पे मेंबरशिप लेना है, यानी आइडिया कितना रुपया देना होता है? नहीं नहीं, कैलकाटा क्लब। वहाँ पे वन टाइम 50 लाख का पेमेंट करना होता है। क्लब क्या चीज़ का है? तो वहाँ जाके पंचायती कर सकता है, खाना पीना खा सकता है, स्विमिंग कर सकता है। क्लब? भाई तुम्हारे पास अगर 100 करोड़ है तो तुमको 50 लाख देने में तकलीफ नहीं होगा। समझा मेरा बात हम क्या बोल रहे हैं? तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो वन टाइम, जो किसी भी संस्था के पास आ रहा है वैसा, दिस गोज टू CF। फिक्स। कंज्यूमेबल्स? तुम चखना वखना के लिए पैसा दिया वैसा, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर? 7। ऑनरेरियम? ऑनरेरियम का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी सी इंस्टीट्यूट का एक इवेंट हुआ था 1 तारीख को। कौन सा इवेंट हुआ था? झाड़ू मारने वाला, स्वच्छ भारत। तो उसमें था ना, अगर तुम लोग जाएगा तो 100 रुपया कन्वेंस का मिलेगा। वो कहीं और मार के ज्यादा कमा लिया था। तो उसको बोलते हैं ऑनरेरियम, कि तुमको हम पैसा बोल के नहीं दे रहे हैं, बट बोल रहे हैं कि तुम आया, सेवा दिया, तो थोड़ा सा बस रख लीजिए, वैसा टाइप। जैसे लिफाफा में जो पैसा मिलता है ना, वैसा टाइप का हो गया है। इनकम एक्सपेंडिचर? चलो, अपने कॉमर्स की तरफ से चलेंगे। हो गया सारा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट?
ये तुम्हारा पूरा मिरर इमेज है जो अपना एक्सपेंस अकाउंट होता था उसका। पूरा पूरा सेम है, बस लेफ्ट का राइट हो गया। जो वहाँ लेफ्ट में था यहाँ राइट में, जो राइट में था वो लेफ्ट में। सब्सक्रिप्शन इज कंसिडर्ड एज एन इनकम फॉर एनपीओ। Subscription is considered as an income for NPO. सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक चीज बताऊं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग डेट पे क्या एंट्री होता था? आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी, यहाँ पे क्या होगा? सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो खर्चा था, ये इनकम। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बैलेंस। एडवांस सैलरी का उधर क्या एंट्री होता था ओपनिंग डेट पे? सैलरी टू एडवांस सैलरी, इधर क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। अगर अपने सैलरी का पेमेंट करते तो एंट्री क्या होता था? सैलरी टू कैश। सब्सक्रिप्शन का अपने को पेमेंट मिलेगा, कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन received during the period irrespective of period। अभी अबाउट टू आउटस्टैंडिंग था बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का कौन सा साइड में जाएगा? इनकम साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इनकम
balancing figure. ये हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब अपने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, वहां भी किए थे। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा? सब्सक्रिप्शन received during the period, add outstanding subscription का closing balance, then advance subscription का opening balance less outstanding subscription opening balance advance subscription closing balance। ये हो गया सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द पीरियड। लिखो लिखो क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/1/23 50,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/1/23 30,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 5/25। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 दिसंबर 23 40। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन सेम डेट 35। प्रीपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो होता ही होता है, बहुत बार अलग से भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाता है 4-5 मार्क्स।
परफेक्ट गौरव, बहुत अच्छा। क्या चीज़? हाँ, राइट। यस अभिनव। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, रिन्यू का कॉस्ट ऑफ एंजॉय, मैं बहुत अच्छा। 2, 6 आइटम लिख लो पहले। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 50 और 30। 30 एडवांस है। सब्सक्रिप्शन मिला कितना? 5, 25। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40, एडवांस 35। तो ये हो जाएगा 5, 10। इस बैलेंसिंग फिगर टोटल 595। अच्छा, जस्ट देखने के लिए कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्या होगा इसका। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्सट्रैक्ट। बताओ क्या होगा। कितना मिला? 5, 25। 2 सब्सक्रिप्शन, 5, 25। इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें कितना होगा? बाई सब्सक्रिप्शन 5,10,000। कोई डाउट वगैरह? नेक्स्ट वन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90,000 और 75। एडवांस सब्सक्रिप्शन 60 और 25। सब्सक्रिप्शन credited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 8 लाख।
prepare subscription account. Definitely बढ़िया. परफेक्ट जाए तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट. 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना है? 90. भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन 75. 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 8. 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना है? 25. भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 75. सो भाई रिसीट एंड पेमेंट 780. टोटल हो गया 915. ये 60 होगा. डन. नेक्स्ट. नंबर 13 समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी. कोई नर्सिंग होम या हॉस्पिटल टाइप लग रहा है. फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16 इज गिवन बिलो. ओपनिंग कैश बैलेंस 8,000. गरीब हॉस्पिटल है ना. सब्सक्रिप्शन 50,000. डोनेशन 15. अब देखो डोनेशन के बगल में कुछ लिखा हुआ है. रेस्ट फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर में. ठीक है. तुम सुबह उठ के ना मेडिटेशन कर थोड़ा सा. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% एट द रेट 9,000. देखो 9% का ब्याज है और 9,000 ब्याज मिला है तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा?
1 लाख नहीं दिया है तो ये अपने को समझना होगा। पेमेंट फॉर मेडिकल सप्लाई 30,000, दवाई वाई का कुछ लगा होगा, ये पेमेंट है, ठीक है। मतलब पेमेंट किसको की है? क्रेडिटर को। ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000, 10,000 रुपये अपने डॉक्टर को दिए, फीस बोल के नहीं, लिफाफा में पकड़ा दिए, ठीक है। सैलरी 28,000, सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, इक्विपमेंट खरीदा कितना? 15,000। इक्विपमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। चैरिटी शो एक्सपेंस 1500, चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। हमने कोई इवेंट किया, उसका कलेक्शन 12,500 आया, खर्चा हुआ 1500, तो कितना सरप्लस है इवेंट से? 11,000। कहाँ जाएगा ये? इनकम एक्सपेंडिचर में। कुछ जरूरी बातें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या था? सब्सक्रिप्शन अपने को कितना मिला, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन से अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं, अभी बनाए थे। मेडिसिन का स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिकल सप्लाई, एक चीज बात ध्यान से सुनना, ओपनिंग क्रेडिटर पता है, क्लोजिंग क्रेडिटर पता है, और क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए वो पता है, तो क्या निकलेगा इससे? ओपनिंग क्रेडिटर पता है, क्लोजिंग क्रेडिटर पता है, क्रेडिटर को पेमेंट कितना किए वो पता है, तो निकलेगा क्या? परचेज निकलेगा, ठीक है। ये वाला तुम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए आफ्टर डूइंग फाइनल अकाउंट्स, अगर है तो चिंता वाला बात है, तो फाइनल अकाउंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दो ज़्यादा। भाई तुम्हारा क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट में यू हैव गॉट ओपनिंग बैलेंस, यू हैव गॉट क्लोजिंग बैलेंस, यू हैव गॉट पेमेंट टू क्रेडिटर, तो बचा क्या? परचेज ही तो बचा। अब यू नो परचेज, यू नो ओपनिंग स्टॉक, यू नो क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकलेगा? कंज्यूम्ड। भाई तुम्हारे पास कितना दवाई था ओपनिंग डेट पे, कितना दवाई तुमने खरीदा, और कितना दवाई क्लोजिंग डेट पे है, इससे क्या निकलेगा? कंज्यूम। भाई अपने दवाई बेचने का काम थोड़ी कर रहे हैं, अपना तो हॉस्पिटल में दवाई लगा होगा ना, तो जो लगा वो खर्चा है। तो याद करो, ये सेम काम अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी किए थे, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस, राइट। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। इक्विपमेंट का अपने को ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है, क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, प्लस परचेज कितना था वो दिया है, तो डिफरेंस अपने निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। वैसे बिल्डिंग का अपने को ओपनिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 16। तीनों काम अपने को करना है। ये सम एक बार वापस से रीड कर लो, राइट। अपना ओपनिंग कैश बैलेंस 8 था, सब्सक्रिप्शन मिला 50, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग पता है, एडवांस पता है, तो अपने को सब्सक्रिप्शन इनकम कितना है वो पता चल जाएगा बाई मेकिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक। डोनेशन 15,000 मिला, ये इनकम है, ऐसा अपने को दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 है, इनकम है, लेकिन 9% है, तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना था? 1 लाख। दिस विल गो टू ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। पेमेंट फॉर मेडिकल सप्लाई 30 है, अपने को क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता है, तो अपने को क्रेडिटर से कितना परचेज किए वो पता चल जाएगा, प्लस दवाई का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता है, परचेज पता है, तो दवाई कितना कंज्यूम किए वो पता चल जाएगा। डॉक्टर को 10,000 दिया, सैलरी 28,000, ये सारा खर्चा है। सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा है, इक्विपमेंट परचेज खर्चा नहीं है, ये इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा। दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। चैरिटी शो का खर्चा 1500, कलेक्शन 12,500, मतलब नेट सरप्लस फ्रॉम चैरिटी शो 11,000 का है। ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने को अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन होने के बाद तो अमाउंट कम होता है, पर इक्विपमेंट में तो बढ़ रहा है। तुम सस्ता नशा क्यों किया सुबह पहले? देखो यहाँ पे 15,000 का परचेज है ना, तो ये 21,000 में ऐड होगा ना भाई। 21,000 तुम्हारा ओपनिंग इक्विपमेंट था, 15,000 उसमें ऐड कर, कितना हुआ? 36, 36 का 30 हुआ ना 6,000 डेप्रिसिएशन, ठीक है। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 2,000। चलो भाई करते हैं।
Answer to number 13. In the books of Bombay Medical Aid Society. Receipts and payments account. For the year ended 31st December 2016. Receipts amount, payments amount. फिर income and expenditure account. For the year ended 31st December 16. Expenditure amount, income amount. उसके बाद बैलेंस शीट as on 31st December 2016. Liabilities amount, assets amount. ये अपना ढांचा तैयार हो गया. अभी फाइनल अकाउंट, एनपीओ, कोई भी सम में वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर अच्छा खासा मार्क्स का लोकेशन होता है. तो अपने जितना भी कहानी था ना, स्टॉक हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट, सबका अपने को वर्किंग नोट बनाना है. प्लस इनकम एक्सपेंडिचर में अपने को, सॉरी, ये एनपीओ में अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होता है. क्यों? क्योंकि कैपिटल दिया हुआ नहीं रहता, राइट. तो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, तो वो अलग से एक काम रहता है. तो बैलेंस शीट पूरा का पूरा वर्किंग नोट में बनता है, बताओ.
तो वर्किंग नोट नंबर 1 इज ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद फिर सारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, बैलेंस शीट फैजान बात नहीं, बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/16, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, बताओ भाई क्या क्या आएगा इसके अंदर। ओपनिंग कैश बैलेंस आएगा 8,000, कैश आ गया 8,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा 1 लाख का, देखो छुपा के दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट, लेकिन तुमको कैसे पता चला इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है। वर्किंग नोट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 9,000 @9% पर एनम। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 9,000/9%, ये हो गया 1 लाख। हो गया। तो वर्किंग नोट के अंदर वर्किंग नोट है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी होता है ना आउटस्टैंडिंग तो, क्योंकि ये इनकम है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ड्यू 1,500, अच्छा बात है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,200, अरे वो मोडिंग चालू है ना पीछे में, कर, डेंगू आ जाएगा फिर। अरे तू नाक से दूर कर लेना, यहाँ लगा दे। लेकिन अच्छा है तुम डेंगू प्रूफ हो गया, तुम्हारे अंदर चला गया हुई हूँ। ठीक है, ये हो गया। मेडिसिन का स्टॉक कितना है, 10,000, ये आएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000, हमको लगता है 10,000 का दवाई तो आजकल सब घर में पड़ा होगा, देखेंगे हम। देन इक्विपमेंट 21K, बिल्डिंग 50,000,
अमाउंट ड्यू फॉर मेडिकल सप्लाई 9,000। क्रेडिटर्स फॉर मेडिकल सप्लाई 9,000। कितना बोला तुम? क्या ज्वाइंट? ना ना, अलग है, कोई हिसाब से नहीं है। एक काम, इसको अलग कर देते हैं। सबका कटेगा। कैपिटल फंड। बताओ। 180 300। अब हमको एक चीज बताओ, ये लोग ये कैपिटल अगर अपने को सम में दे दे तो क्या ये लोग का कम हो जाएगा? फाइनल अकाउंट में तो देता ही है, यहाँ पे नहीं देता है। खराब आदत लगा हुआ है पहले से, तो अपने को बनाना होता है। दो बार पहले, एक वर्किंग नोट में, एक नॉर्मल में। नंबर दो बार मिलता है। वर्किंग नोट वाला पे भी नंबर है, ऊपर वाला पे भी नंबर है। टोटल 10 15 20 डिपेंड करता है। ऐसा कोई ऑप्शन हो जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन टोटल लेवल पे एक्स्ट्रा आता है। ऐसा भी हो सकता है कि एनपीओ पार्टनरशिप सेम सम में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग में आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक नहीं आए। राइट, तो वो सब नहीं सोचना अपने को। हो गया ये खत्म। अच्छा, अभी बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसका 6 आइटम लिख लो पहले। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर, एडवांस सब्सक्रिप्शन। बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, बाई रिसीट एंड पेमेंट, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लिखो। देखो, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 1500, क्लोजिंग 2200। 1500 और 2200। एडवांस 1200 और 700। रिसीट एंड पेमेंट में कितना है? 50,000। कितना आएगा बताओ? 51,200। 51,200। और कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, नंबर 4।
बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी टू बैंक बाई परचेजेज। ठीक है, अभी देखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9। क्लोजिंग कितना है? 13। 9 13। अब कितना का पेमेंट किया उसको अपने? 30,000 का। तो परचेज कितने का? 34,000 का पेमेंट है, सॉरी परचेज है। ठीक है, 34 का परचेज है। नेक्स्ट, अपने मेडिसिन कंज्यूम किए? मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है मेडिसिन का? देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 15,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 1/1/16 10,000, राइट। एड परचेजेज 34 लेस स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31/12/16, ये है 15। दिस 29 मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है, 6 बिल्डिंग अकाउंट टू बैलेंस बीडी 50 बाई बैलेंस सीडी 48। तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। 7 नंबर, इक्विपमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी 21। टू बैंक कितना का खरीदा था? 15 बाई बैलेंस सीडी 30 बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 6,000। ये हो गया 36।
इति वर्किंग नोट संपन्न। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को सम बनाने हैं। वर्किंग नोट हो गया मेरा। देखो, टू बैलेंस बीडी रिसीट पेमेंट 8,000। सब्सक्रिप्शन 50। फिर डोनेशन 15। जो भी पैसा मिला सब आएगा। डोनेशन 15। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। फिर उसके बाद पेमेंट फॉर मेडिकल सप्लाई 30,000। बाई क्रेडिटर 30,000। ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000। बाई ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000। उसके बाद सैलरी 28,000। सैलरी के बाद सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। देन इक्विपमेंट परचेज 15,000। फिर चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500। और चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। ठीक है, सारा आइटम आ गया ये। अब अपने को मिल जाएगा क्लोजिंग कैश का बैलेंस। ये हो गया 9,000। डन। इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाओ। भाई सब्सक्रिप्शन कितना नंबर वर्किंग नोट है सब्सक्रिप्शन का? बगल में लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। कितना रुपया था? 51,200। फिर डोनेशन आएगा यहाँ पे
कितना है डोनेशन? 15,000। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 9,000। ठीक है। फिर देखो चैरिटी शो का अपना नेट सरप्लस कितना है? 11,000 का। भाई नेट प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, इसके लिए बना सकता है, और कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है तो यहाँ भी लिख सकता है 12,500 माइनस 1,500, ये हो गया 11,000। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, वर्किंग नोट नंबर कितना है? कितना का मेडिसिन कंज्यूम किया हूँ? 29 के। फिर देखो ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10, सैलरी 28। टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10, टू सैलरी 28, सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, ठीक है। और कोई खर्चा? खर्चा तो और कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन है। टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, वर्किंग नोट नंबर कितना है? 6, 2,000। टू डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर 7, 6,000। 15, 11, 26, 9, 35 प्लस 51, 200, 86, 200 टोटल। 39 प्लस 28, 67 प्लस 3, 70, 76, 10,200 का सरप्लस। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस 10,200। ओके, अभी बैलेंस शीट में आओ। अपने कैपिटल निकाले थे, कैपिटल फंड कितना आया था? 80,300 एड सरप्लस 10,200, 1,90,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन बताओ क्लोजिंग का कितना है? 700। क्रेडिटर्स फॉर मेडिकल सप्लाई ये कितना है? 13,000। 9,000 ओपनिंग का है। ये हो गया 13। बिल्डिंग 48, इक्विपमेंट बिल्डिंग के बगल में लिखो वर्किंग नोट नंबर 6,
इक्विपमेंट 30, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 2 यह है 1 लाख। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये कितना है 15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये है 2200। कैश का बैलेंस अपने निकाले थे कितना आया था 9,000। देखो 191 200 2,04,200 यहाँ पे 78 और 15 93 और 9 1,02,000 फिर 2,200 तो 2,04,200। ठीक है तो यार वापस से तुम लोग आज क्या है क्या रहा बताऊं। ये वाला सम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अपने लिखे थे ना स्पेसिफिक फंड CF वो वाला चार्ट को याद कर रहे हैं। सुबह 1 घंटा ऐसे 2 घंटा प्रोडक्शन कॉस्ट का रिवीजन 15-20 मिनट में हो जाएगा। डिमांड सप्लाई का क्लास प्लस रिवीजन फाइनल अकाउंट का एक सम और मैथ्स का फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है।